बात करेंगे कि जहीरुद्दीन के साथ में जो शटरिंग टीम उस दिन काम कर रही थी, 7 मंजिला पे जो काम कर रही थी, उन्हीं से जानेंगे कि आंखों देखा ये हादसा किस तरह का था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हैदर। हैदर जी, मुझे बताइए कैसे ये हादसा हुआ, क्या वजह रही, किस तरह से ये हादसा एक मौत में बदल गया। देखिए मैडम, हमने उनको बोला था भाई छत के ऊपर बोले छत पर नहीं अपने चलना था। हमने बोला था सेफ्टी बेल्ट दो हमारे को, या फिर कोई जैकेट वाकेट दो, हेलमेट दो। तो वो बोले कि सेफ्टी बेल्ट तो है नहीं है, छत भरानी है अपने को, तो छत भराओ। ये किसने बोला आपको? ये विक्रम जी और ने राजू जी जो ठेकेदार ने बोला, उन्होंने बोला हमारे जी कि जाओ तुम तो ऊपर छत पे जाओ और छत भराओ तुम तो हमने छत पे चल गए, छत पे भराए हमने। तो वहाँ पे जो सीढ़ी विड्डी लग रही थी, सीढ़ी पे चढ़ के हमने अपना काम किया। हमने उनको बोला भी था भाई जाल वाल लगाओ यहाँ पे, ऐसे हम काम नहीं करेंगे, रिक्स का काम है। तो बोले जाल वाल की भी सुविधा उसका कुछ भी नहीं है, काम करना हो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो तुम। अच्छा। तो हमने फिर भी करी, हमने काम वाम भी करा। तो इसी दौरान जहीरुद्दीन का पैर स्लिप हो गया और वो चला गया नीचे। अच्छा, गिरा कैसे गिरा, क्या स्थितियाँ बनी थी? मैम वो उसके जो अपनी आती है ना सीढ़ी, वो ऐसे बोलो भाई डायरेक्ट चढ़ जाओ, कोई सेफ्टी वेफ्टी बेल्ट नहीं है, ना कोई हेलमेट है, ना शूज़ है। आप तो रोज के काम करते हैं काम वाम, जो ऐसे धमका के हमारे को ऊपर चढ़ा दिए और फिर उसको 15-20 मिनट बाद ये हादसा हो गया। हादसा होने के बाद की स्थिति बताएं कि किस तरह से ये हादसा मतलब हुआ, उसके बाद की क्या स्थिति रही? क्या मालिक वहाँ पहुँचे? क्या वहाँ पर ठेकेदार वहाँ पहुँचा? कुछ भी नहीं पूछा मैडम। आपने मालिक को सूचित किया था? मालिक को सूचित कर दिया था हमने, और मालिक वाली वहाँ लेके गए थे वो। अच्छा, मालिक 9:30 बजे गिरा लगभग, आप बता रहे थे? 9:30 बजे करीब कम से कम। और वहाँ पे जो बॉडी को हम नीचे उतार के लेके आए ना, तो हम जब तक नहीं आए गाड़ी पीसीआर वहीं खड़ी थी पुलिस वाले की। अच्छा, पीसीआर वहाँ पे जिस समय गिरा उस समय पीसीआर खड़ी थी? पीसीआर खड़ी थी नीचे। कौन से थाने की पीसीआर थी? अब ये मालूम नहीं कौन सी थाने की थी। उसमें वो गाड़ी भर रही थी, वो प्लांट वाले जो एंट्री लेने आई थी, वो अच्छा एंट्री लेती थी, एंट्री वो लेने आई थी वहाँ पे। अच्छा, अब वो कौन सी थाने की थी गाड़ी, कौन सी पीसीआर थी, हमारे पता नहीं। हम नीचे थे मतलब जिस समय वो गिरा उस समय वहाँ पीसीआर मौजूद थी वहाँ। अच्छा, और पीसीआर वाले ने हमारे को बोला कि आप वहाँ जाओ, वो ऑटो में बैठाओ, ऑटो वाले टैक्सी में लेके आओ। उनको लेके आया, फिर एसएमएस लेके अच्छा, मतलब पुलिस ने उसको एसएमएस में नहीं पहुँचाया? नहीं पहुँचाया। जो ऑटो में बैठा गया पीसीआर वाले, फिर हम तो ऑटो में लेके भाग गए उसको, और पीसीआर वाले फिर पीछे से पीसीआर वाले भाग गए। अच्छा, निकल लिया वहाँ से। आप लोगों ने जैसे वो कहाँ गिरा, मतलब वो अंदर बिल्डिंग में गिरा या पीछे बिल्डिंग में गिरा, दूसरी मंजिल बिल्डिंग के पीछे वाले एरिया में गिरा? तो बैक एरिया में नीचे गिरा था या किसी घर में? 2 मंजिल का मकान था। तो फिर आपने पड़ोसी से संपर्क किया कि आपकी छत पे मतलब क्या है? हम तो पागल हुए थे, हम तो बच्चे को लेके आए ना, उसको गिरा के मम्मी उठा के लेके आए ना भाग के। हम पीछे के थे, मुझे पीछे वाले लेके जाएंगे, वो उन्होंने हमने एक मैडम को बोली आप इस ऑटो में ले जाओ। ऑटो में अच्छा, ऑटो में लेके गए आप? तो एक घायल आदमी को आप किस तरह से उठा के लाए होंगे वहाँ से? 5-6 आदमी उठा के ले गए। 3 फुट की गली थी बीच के अंदर, दोनों को पीछे वाले में तब तक उसकी सांसें चल रही थी? जीना और जीना जब आपने उठाया तब तक सांसें चल रही थी? पहले का टाइम 9:30-10 के बीच में था, जो भी टाइम था। ठीक है। उसी टाइम में पीसीआर हम लेके आए ना बाहर, उसको निकाल के, जब पीसीआर वहीं मौजूद थी। अच्छा, जब पुलिस वाले हमने बोले आप बॉडी के लेके आए थे ना, उस टाइम बोले हम भाई आप गाड़ी में बैठा लो। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया, नहीं आप ऑटो में बैठाओ, ऑटो लेके आओ, ऑटो में बताइए कि घायल आदमी को देखने के बाद में भी पीसीआर ने कोई सपोर्ट नहीं किया? जी। अच्छा, उसके बाद में आप उसको ऊपर से कैसे निकाल के लाए, क्या स्थिति? हमने 6 आदमी इधर खड़े हुए, 3-4 आदमी पड़ोस वाली बिल्डिंग में खड़े हुए, जो हमने फिर निकाला 7-8 आदमी निकाले कम से कम। ओके, तो आप जब वहाँ अस्पताल पहुँचे एसएमएस में, तो वहाँ क्या स्थिति बनी? इसको वहाँ पर इमरजेंसी डायरेक्ट ट्रोमा में ले गए उसको। अच्छा, और ट्रोमा अंदर ले जाके उन्होंने जो भी करा, जो कार्रवाई करी, जो भी दवा चालू कर दिया, ट्रीटमेंट चालू कर दिया। ठीक है। ये लगभग ट्रीटमेंट कितने बजे स्टार्ट हो गया था? 10:30 बजे के आसपास ही स्टार्ट हो गया था। तो आपको ये जो इनकी मतलब जहीरुद्दीन नहीं रहा, ये कितनी देर बाद पता चला? ये मैडम डॉक्टर ने बताया था बाद में, करीब 11-11:15 समथिंग बताया। मतलब कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि इस 2 घंटे के हादसे में उनकी मौत हो गई। उसके बाद में क्या आपने मालिकों को, ठेकेदार को सूचित किया कि वो नहीं रहा? किया था, गिरते के साथ सूचित किया था, वो आए नहीं थे। वो लेट आए वहाँ से। जी,
उनको बताया ना कोई सहूलत लेके जाने के लिए। उनको गिरने के बाद बोला भाई गिर गया लड़का, इनको लेके जाना है। कोई साधन कोई सुविधा नहीं थी, कुछ भी गाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी। वहाँ PCR करती, PCR वालों ने मना कर दिया। एम्बुलेंस के लिए बोले कल नहीं एक ऑटो कर लो, आप ऑटो में करके ले जाओ। चलिए ये बात तो हमने आपकी मान ली, लेकिन गिरने के बाद, मौत के बाद आज हम दूसरे दिन यहाँ मौजमाबाद में आपके बीच में खड़े हैं। इस 24 घंटे के बीच में क्या मालिकों ने, ठेकेदार ने किसी भी तरह से आप लोगों से संपर्क किया है? बिल्कुल भी कॉल नहीं किया, कोई संपर्क नहीं किया, किसी से भी आप लोगों से संपर्क नहीं किया? कोई संपर्क नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि ठेकेदार राजू, जो भी आप नाम बता रहे हैं, विक्रम और मालिक जो नाम बता रहे हैं, वो सब क्या चाहते हैं? कोई भी संदेश, कोई भी बातचीत आप लोगों तक पहुंचाई है उन्होंने? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पहुंचा अभी तक। अच्छा, और अभी थाने से कोई आए हैं यहाँ पर कि थाने से कोई नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जहीरुद्दीन के साथ काम करने वाली टीम कितनी पीड़ा के साथ में यहाँ बयान कर रही है कि उसके 9:30 बजे गिरने के बाद किस तरह से PCR वहां पर खड़ी हुई थी। ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि वो मोती डूंगरी थाने की PCR थी या आदर्श नगर थाने की PCR थी, जो इतनी निर्मम थी कि एक घायल व्यक्ति को देखकर उन्होंने कहा आप ऑटो करिए। यानी अगर PCR वहां से ले जाती ट्रॉमा सेंटर में तो इमीडिएट वहां पर इलाज शुरू हो जाता और वो बच सकता था। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि अगर वहां पर कोई भी इस तरह की बहुमंजिला इमारतों में एम्बुलेंस खड़ी कर दी जाती तो भी वो बच सकता था। तीसरी बात हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बता रहे कि वो 2 मकानों के मतलब दूसरे की छत पे गिरा था, तो वहां से 3 फीट का गैप होने की वजह से इन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे वहां से निकाला और बाहर लेकर आए। एक लंबा गैप हो गया इन चीजों में, तो बच सकता था अगर ये परिस्थितियां नहीं होती। शासन और प्रशासन तो कटघरे में खड़ा ही है, लेकिन शासन प्रशासन इन अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ, इन ठेकेदारों के खिलाफ जो इन मजदूरों की जान जोखिम में डालते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? क्या ये बिल्डिंग ध्वस्त होगी या केवल सीजर करके 6 महीने बाद खोलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? ये प्रश्न। ये मासूम निगाहें अब उस क्षेत्रीय विधायक रफीक खान जी से, वरिष्ठ नेता अशोक परनामी जी से, भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर से, आयुक्त अरुण कुमार हसीजा से, उपायुक्त युगांतर शर्मा से, मेयर कुसुम यादव से और सारे वरिष्ठ नेताओं से ये प्रश्न पूछ रही है मासूम निगाहें कि हमारे पिता कब लौटेंगे। आखिर किस तरह से ये नेता, किस तरह से ये छुट भैये नेता लगातार इन अवैध निर्माणकर्ताओं को सपोर्ट करते हैं, सिफारिशें करते हैं। यहाँ तक कि मनोज मुदगल भी इसमें शामिल है, जिन्होंने 477-20 दुकान की सिफारिश करके एक्नॉलेजमेंट लेटर दिलवाया था, जो कि सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ। इन सभी के सामने एक प्रश्न खड़ी हुई निगाहें हैं, ये मासूम निगाहें कि आखिर हमारे पिता का क्या दोष था कि आपकी मिलीभगत, आपकी सांठगांठ, आपकी सिफारिशों से हमारा पिता चला गया, वो कब लौटेगा? ऐसे कई सारे प्रश्न छोड़ते हुए यहाँ पर ये मासूम बच्चे खड़े हैं जो जहीरुद्दीन को ढूंढ रही हैं, इनकी निगाहें।